तो बड़ी खबर उद्धव ठाकरे की पार्टी से आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और संकेत मिलने के साथ ही आदित्य ठाकरे 200% एक्टिव हो गए। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आदित्य ठाकरे को यूबीटी की कमान मिल सकती है। शिवसेना यूबीटी की कमान आदित्य ठाकरे के हाथ में आ सकती है और जो आदित्य ठाकरे सबसे पहले करने जा रहे हैं उससे शायद यूबीटी के बुजुर्ग नेताओं को बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसमें सबसे पहला नाम खुद संजय राउत का है। तो क्या करने वाले आदित्य ठाकरे? पार्टी की कमान मिलते ही कैसे बुजुर्ग नेताओं को सबसे पहले बाहर धकेलेंगे, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के भीतर संगठन को नया स्वरूप देने की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आगामी 19 जून को अपने स्थापना दिवस के मौके पर विधायक आदित्य ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का बड़ा फैसला ले सकती है। ये कदम न केवल पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक होगा, बल्कि आगामी निकाय और राज्य चुनाव के लिए रणनीति को धार देने की कोशिश भी माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाला साहब ठाकरे के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे बने और परिवारवाद यहाँ पर भी जारी रहेगा। उद्धव आदित्य को ही इसकी कमान देंगे, जबकि उनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी प्रमुख बनने के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे को ही कमान मिलेगी क्योंकि परिवारवाद यहाँ पर भी पूरी तरह हावी होता दिख रहा है। तो जो ये बदलाव होगा वो 23 साल बाद में होने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में संभावित फैसले की तुलना साल 2003 के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम से की जा रही है जब बाला साहब ठाकरे ने महाबलेश्वर में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब ठीक 23 साल बाद उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य को वही जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी की कमान उनके हाथों में देने की तैयारी में है। इस संबंध में खुद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बहुत बड़ा बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी में युवाओं को आगे लाने का सबसे सही समय यही है। संजय राउत ने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर संगठित बदलावों की चर्चा चल रही है और जून में होने वाली बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। आदित्य ठाकरे फिलहाल मुंबई के वर्ली से विधायक हैं और पार्टी की युवा विंग के प्रमुख के रूप में अपनी सक्रियता पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के नाम पर मोहर लगा दी है। अब आदित्य ठाकरे को कमान सौंपने के पीछे कई रणनीतिक कारण माने जा रहे हैं। पार्टी का मानना है कि आदित्य के नेतृत्व में नए और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा सकेगा। हाल के समय में आदित्य ठाकरे ने भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर सीधे राज्य सरकार को घेरकर अपनी आक्रामक छवि बनाई है। जून की बैठक में आदित्य को जिम्मेदारी देकर पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को पुनर्गठित करना चाहती है। हालांकि ये राह बहुत ज्यादा आसान नहीं होगी, बल्कि चुनौतियों से भरी नजर आ रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव 2026 और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। अब प्रतिद्वंदी गुटों और बीजेपी के साथ जारी राजनीतिक संघर्ष के बीच आदित्य ठाकरे को खुद को एक परिपक्व और सर्वमान्य नेताओं के रूप में स्थापित करना होगा। और इसके लिए आदित्य ठाकरे जो सबसे पहले करने जाएंगे वो है अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की छटनी, बुजुर्ग नेताओं को शॉर्टलिस्ट करना। जी हाँ, आदित्य ठाकरे वैसे भी युवा विंग के प्रमुख हैं और उनकी नजर यूथ लीडर्स पर है और इसीलिए माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के हाथ में अगर यूबीटी की कमान आती है तो आदित्य ठाकरे सबसे पहले बुजुर्ग नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उन्हें रिटायरमेंट दे देंगे, उन्हें राजनीति से संन्यास दिलवा देंगे या मजबूरी में कुछ नेता शर्म से आकर खुद ही पार्टी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। सामने तो ये भी आ रहा है कि आदित्य ठाकरे हो सकता है कि इस लिस्ट में संजय राउत को भी शामिल करवा दे और संजय राउत को भी यूबीटी से बाहर का रास्ता दिखवा दे, क्योंकि संजय राउत भी अब उसी श्रेणी में आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि उनकी शुरुआत युवा नेताओं के साथ हो, ज्यादा से ज्यादा यूथ उनके साथ जुड़े ताकि पार्टी में नई ऊर्जा आए, नई एनर्जी आए और नए आइडियाज के साथ वो अपनी रणनीति बना सके। पुरानी रणनीति पर चलकर वो कई बड़े मौके और कई बड़े चुनाव अपने हाथ से गवा चुके हैं। इसीलिए आदित्य ठाकरे अब वो गलती दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपने पार्टी से सबसे पहले बुजुर्ग नेताओं की नो एंट्री करेंगे, वहां पर बुजुर्ग नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हो सकता है कि संजय राउत को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे भी परिवारवाद पर ही चल रहे हैं? क्या आदित्य ठाकरे को अध्यक्ष बनाकर वो सही फैसला ले रहे हैं या फिर डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए आदित्य को अध्यक्ष बनाना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोक भवन में राज्यपाल जनरल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बिहार में अभी तक सत्ता की कमान नीतीश के हाथों में थी तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम थे, लेकिन नेतृत्व बदलने के साथ ही सत्ता का सियासी समीकरण भी बदला है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया तो जेडीयू ने नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले विजेंद्र और विजय पर भरोसा जताया। बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई अब बीजेपी के हाथों में गई तो बैक सीट पर जेडीयू है। इस तरह से सत्ता की त्रिमूर्ति के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने बिहार के सियासी गणित को बैठाए रखने के लिए मजबूत दांव चला है। जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे नीतीश ने 2 दशक तक बिहार में सत्ता की धुरी बनाए रखी थी, अब वो कमान बीजेपी और जेडीयू के हाथ में आ चुकी है। अब जहाँ एक तरफ सम्राट चौधरी को बिहार का भविष्य देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के खिलाफ अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सम्राट चौधरी को बिहार के नाकाबिल बताया। जी हाँ, सम्राट चौधरी को बिहार के लायक नहीं बताया और ये तक कह दिया कि सम्राट चौधरी से बिहार संभलने वाला नहीं है। दरअसल संजय राउत से जब मीडिया कर्मियों ने सम्राट चौधरी पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो संजय राउत ने पहले तो प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उन पर जोर आजमाइश की तो उसके बाद संजय राउत ने कहा, हर कोई सीएम बनना चाहता है, सब मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते हैं, इससे छोटा तो कोई सोचता ही नहीं है। और अब बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार का भविष्य कैसे हाथों में गया है। यहाँ पर संजय राउत से पूछा गया कि आप साफ साफ कहिए कि आपका सम्राट चौधरी पर क्या कहना है। तो संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनसे बिहार संभल पाएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक मुझे कहीं से भी नहीं लगते। बिहार बहुत बड़ा स्टेट है और बिहार को किसी भी ऐरे गहरे के हाथ में देकर बिहार के पूरे भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब संजय राउत ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन संजय राउत के इस बयान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जहां बिहार से लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं महाराष्ट्र से मराठी लोग भी काफी गुस्से में हैं। जो मराठी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि सम्राट चौधरी बहुत काबिल नेता है और बिहार की कमान उनके हाथ में देकर नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बहुत सही फैसला लिया है और अब बिहार का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। संजय राउत के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल तो संजय राउत ने खुद ऐसा बयान देकर अपनी मुसीबत बुला ली है। नए नवेले सीएम पर ऐसी टिप्पणी करके संजय राउत ने खुद के ऊपर मुसीबत मोल ले लिया। तो आपको वैसे क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी बिहार को संभाल पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सही ये फैसला होगा या सम्राट चौधरी से बिहार संभल नहीं पाएगा? क्या संजय राउत सही कह रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी बिहार को संभाल सकते हैं, वो इतने काबिल हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।